कि मुझको मजबूर न कीजिएगा अदाकारी पर। वाह। मुझको मजबूर न कीजिएगा अदाकारी पर, मैं जो किरदार में उतरा तो कयामत होगी। दोस्तों, विवेचना राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव चल रहा है इस समय, और दूसरे दिन की जो प्रस्तुति के प्रमुख शायर आज हमारे साथ है नो न्यूज जानली व्यूज पर ठेके पर मुशायरा नाटक के लेखक इरशाद जी और दिलीप गुप्ता जी। हम दोनों का स्वागत करते हैं आप अपने चैनल पर। और इरशाद जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये नाटक जो लिखा गया उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि ये थी कि जो हमारे उर्दू अदब में जो रवायतें जिस कदर तेज़ी से बदली हैं, आज सोशल देखिए, मैं तकनीक के बदलने का, माध्यम के बदलने का स्वागत करता हूँ, बदलना चाहिए, लेकिन उसमें जो अच्छी तब्दीलियाँ हैं, जो अच्छा बदलाव है, वो तो स्वीकार्य है, लेकिन जो उसमें खामियां हैं, ऐसे बदलाव हैं जो खामियों के दायरे में, ऐब के दायरे में आते हैं, वो बहुत चुभते हैं। और उसमें ख़ास तौर से चूँकि मैं शायर हूँ, और जो उर्दू अदब और उर्दू शायरी की जो पूरी की पूरी तहज़ीब है, इसमें जो एक गिरावट बड़ी तेज़ी से देखी है पिछले गिरावट, ज़ाहिर सी बात एक दिन में नहीं होती है, लेकिन पिछले 5, 7, 10 बरस के अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। तो उसमें बड़े बड़े कदावर लोगों को अपने मेयार से नीचे गिरते हुए देखा, और बहुत छोटे छोटे, जो बिल्कुल कहा जाए कि पौधे भी नहीं, वो अपने आप को मैंने देखा कि वो बरगद की हैसियत में आ गए हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो चुभ रही थी, यहीं से बीजारोपण हुआ, और यही उस नाटक की मूल बेसिक थीम भी है। ये जो बाग देहलवी, कमाल और वो सब जो कैरेक्टर है, वो आपने कहाँ से उठाए हैं, लखनऊ से कि दिल्ली देखिए, ये एक लखनऊ या दिल्ली में बांधना ये अलग बात है कि मैंने उसे बाग दहलवी और कमान लखनवी ये एक नाम दिया है उस किरदार को। और उसका कारण भी है कि दिल्ली बहुत बड़ा जो है अदब का गहवारा रहा है तारीख़ से ही, और लखनऊ लखनऊ ज़बान और तहज़ीब के मामले में। तो ये दोनों शहर, वो दोनों व्यक्ति एक तरह से ये पूरे के पूरे तहज़ीब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए उनको रखा। लेकिन ये जो सारे किरदार हैं, वो कोई एक किरदार नहीं है, बहुत सारे किरदारों का समूह बन कर के ये एक किरदार है। बहुत सारे किरदार जो मैंने अपने ज़िंदगी में देखे, वो तमाम शहरों, छोटे शहरों से, गाँव से भी, और दिल्ली, मुंबई और भी जो महानगर हैं वहाँ से भी हैं। तो वो सारे किरदार मिल कर के उसकी खूबियाँ, ख़ामियाँ वहाँ से एकत्रित होकर के एक किरदार बनती हैं। तो वो कहीं कमाल लखनवी के तौर पर, कहीं बाग दहलवी के तौर पर, या कहीं और दूसरे चरित्रों के माध्यम से हमारे सामने आती है। इस पूरे नाटक की कथा वस्तु रही है, उसमें हास्य को शामिल करने की जो कोशिश को लेके आप क्या कहें? नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग जो है ये समझते हैं कि हास्य को शामिल करने की कोशिश, न मेरी कोशिश हास्य को शामिल करने की है, और ना ही मेरी कोशिश उसमें करुणा को शामिल करने की है। जैसे मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं कि एक शेर है, मुझे शायर का नाम नहीं याद है, माफ़ कीजिएगा, गलत बात है, मैं खुद शायर हूं, फिर भी शायर का नाम नहीं याद है, कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। वाह। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। तो मेरी कोशिश न करुणा की है, न हास्य की है। मैंने कोशिश की है कि एक नंगे सच को, जैसे का तैसा, हाँ ये है कि उसमें जो एक कलात्मक जो आवरण है उसका, वो उसे दिया जा सके, उसे रखूं। अब आपका जी चाहे तो आप हंसें देखने के बाद, आपका जी चाहे तो आप उसे करुणा भाव में आए, तो ये तो आप कैसा रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने वाले के ऊपर है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। अब हमारे साथ हैं दिलीप गुप्ता जी। ठीक है, पर मुशायरा नाटक एक बहुत संगीन नाटक था, बहुत गंभीर नाटक, और उसमें एक
साहित्यकार, कलाकार, उनकी पीड़ा है, वो किस तरह से जीवन को जी रहे हैं और किस तरह से उनके जीवन की स्थितियां सामने आती हैं। कैसे आपने बुना इस पूरे नाटक को मंच पर लाने की पूरी प्रक्रिया क्या थी? बेसिकली क्या है कि इस नाटक को जब इरशाद भाई ने लिखना शुरू किया, तो इस नाटक के आप समझ लीजिए कि जब आइडिया इनके दिमाग में आया, तब से हम प्रोसेस में हैं। और कुछ दिमाग में इन्होंने कुछ सोचा, फिर हम शेयर करते थे, बात करते थे, आइडिया डिस्कस करते थे। तो उसी दौरान ही हो गया था कि आइडिया के तौर पे ही ये नाटक हमें सबसे पहले तो खींचा कि जो आर्ट का हर जगह से अवमूल्यन है, तो वो इसका मेन जो एलिमेंट है वो था। और उसके साथ साथ कि कैरेक्टर बेस्ड, मतलब एक एक कैरेक्टर हम लगभग लगभग कि इस वर्ग का एक रिप्रेजेंटेटिव, इस वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव, इस वर्ग का एक रिप्रेजेंटेटिव, तो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स हमने देखा। और उसके बाद फिर हमने बनाना शुरू किया। जब स्क्रिप्ट बन के निकल के आई तो फिर हमने देखा वही जो अभी इन्होंने कहा कि हास्य और करुणा की बातें, जो बेसिकली बात है। अब जैसे कई बार होता है कि जैसे हम कॉमेडी में भी देखते हैं कि किसी आदमी को चोट लग जाती है, उसकी चोट लगने से कोई आदमी हंसता है और कोई आदमी कहता है ओए ओए ओए, चोट लगी बेचारे। तो पर्सपेक्टिव देखने वाले का है, जो स्पेक्टेटर है वो चूज करता है कि मैं इसको कैसे देखूंगा। एक आर्टिस्ट या एक कोई भी रचनाकार होता है, वो अपनी रचना को रखा। तो अब जब रखी जा रही चीजें वो इतनी मुकम्मल थी, वो इतनी पुख्ता थी। जो संवाद है, वो संवाद इतने मुकम्मल है कि आप उसको एज इट इज कह दें, वो काम कर जाएगा। तो कई बार होता है ना कि जैसे हम नाटक करते हैं और यार इसको कुछ और ऐसे बना दें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो शब्द है वो सिर्फ कह देने भर से पूरा प्रभाव अपना छोड़ रहा है, तो उसमें रंग रोगन करने की क्या जरूरत है? रंग रोगन करने की जरूरत तब होगी जब वो शब्द अपना वो पूरे प्रभाव के साथ ऑडियंस तक नहीं जा रहा है। हाँ, रंगमंच के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जिसमें कई बार होता है कि साउंड, लाइट, जिसकी वजह से जो हम चाह रहे हैं कि ये कम्युनिकेट कर पाए ऑडियंस तक, कई बार होता है कि पूरा पहुंच जाता है, कई बार होता है कि आधा रह जाता है, कई बार छूट जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो ये चीजें हैं कि शब्द, जैसे हम कहते भी हैं कि आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय की बात करते हैं, तो ये ऐसे देखें तो पूरा वाचिक अभिनय इसके केंद्र में है एक अभिनेता के लिए, कि जो यदि उसकी शब्द, उसकी भाषा पे वो काम नहीं है तो वो प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाएगा। आप कितना भी आप इसमें कहें कि मैं साइकोफिजिकल थिएटर कर दूं, मैं इसमें इसको म्यूजिकल बना दूं। जैसे वही बात कर रहे थे कि कुछ लोगों का सजेशन था कि एक वो जो कमान लखनवी कविता बोलते हैं वजूद के उसके बदले में, कि इसको कंपोज किया जा सकता है, गाना बन सकता है। लेकिन जो बात सिंपल तरीके से कहने में मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे सिंपल कहने से वो असर आ रहा है, मैं क्यों उसको म्यूजिक बनाऊं? जब लगेगा कि हाँ संगीत की जरूरत होगी तो संगीत करेंगे। तो इस तरह से हमने नाटकों को ऐसे ही बनाया कि स्पीच और कैरेक्टर्स, इन दो चीज़ों पे हमारा फोकस था कि हम उसको दिखाएं। हाँ, अब जो तकनीकी दिक्कतें हैं कि जैसे साउंड काम नहीं किया, तो कई बार होता है कि हाँ ये इस पे काम करने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, कि बार बार हम उन तकनीकी दिक्कतों से उबर पाए कि उस किसी तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभिनेता और नाटक और दर्शक के बीच में कोई बाधा। मतलब बाधा ना हो। ये दिलीप चीज़, जी, निश्चित है, ये कौन सा प्ले था जो जबलपुर में आपने किया है? इसके पहले ये इसका चौथा शो था। पहला शो? पहला शो हमने दिल्ली में किया था, दूसरा शो हमने रोहतक में, तीसरा दिल्ली में, और चौथा ये। आपने एक खुद अभिनय भी किया है इसमें, जी और जी एआई, व्हाट्सएप और इस सब पे भी, फेसबुक जो अभी चल रहा है रील्स वाला, उस पर भी एक अच्छा वो किया था, उसमें बात कही है, जी कहने की कोशिश जी जी। उसमें क्या है कि आप देखें कि मतलब हमारे पास कमाल की बात यह है कि हम इंफॉर्मेशन से लैस हैं आज के टाइम में। हर वो जो कहते, वो रिलायंस का एक टैगलाइन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सबके मुट्ठी में एक दुनिया है, लेकिन दुनिया होने के बावजूद भी दुनिया नहीं है। वो एक शेर है ना कि
मैं भीड़ में भी अकेला हूँ जैसा कुछ तो वही है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी हम आज की सबसे बड़ी समस्या है कि आप सही इन्फॉर्मेशन तक कैसे पहुंच पाए, जिसकी वजह से आपने देखा फैक्ट चेक और इस तरह से। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन का जो उपयोग उभर के आ रहा है वो नाटकीय, जो आपने कही कि एआई और ओपन माइक की जो बात है, ये चिंताएं हैं। यदि ओपन माइक जिस तरह से कि हाँ सच में एक उस तरह से मंच देने वाली बात हो कि कलाकारों को, जो प्रतिभावान कलाकार हैं उनको मंच दिया जा रहा है, तो बात समझ में आती। लेकिन वो मंच उस तरह से ना देकर किसी और तरीके से दिया जा रहा है। एआई का गलत इस्तेमाल, आने वाले समय ये बड़ा डिबेट का विषय है कि एआई मनुष्यता के लिए खतरा है और तमाम तरह की चीज़ें, तो वो भी एक चिंता है कि मतलब इस तरह से, तो थोड़ी सी उसकी झलक आप देख रहे हैं उसमें। दोस्तों, नाटक बहुत सारी चिंताओं के साथ और बहुत सारी वर्तमान स्थितियों को लेकर जब खड़ा होता है तो एक नई आपके सामने सोच के दायरे और रास्ते खोलने की कोशिश करता है। दिलीप भाई से हमने चर्चा की और हमारी शुभकामनाएं हैं ठेके पर मुशायरा नाटक अगली बार आए और बहुत अच्छे से हम लोग उसको एंजॉय भी करें, और बहुत सारी चीज़ों के साथ हम आपको चाहेंगे कि लगातार आपके शो जो है देश के हर शहर में हो, हर प्रदेश में हो। और इरशाद जी, जैसा कि आपने कहा था कि आप एक शायर हैं, हम चाहेंगे कि एक शेर हमारे दर्शकों को आप जरूर। चलिए, मैं एक शेर आपने कहा तो मैं एक शेर सुनाता हूँ। और ये विजयदान देथा साहब की कहानी रिजक की मर्यादा पढ़ने के बाद ये शेर हुआ था। तो वो शेर ये है कि मुझको मजबूर न कीजिएगा अदाकारी पर, वाह, मुझको मजबूर न कीजिएगा अदाकारी पर, मैं जो किरदार में उतरा तो क़यामत होगी। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।